Hello friends, UPSC mains में high score करना is a guarantee that you will find your name in the final list and also you will get your preferred service. And for that, आपके मेंस के आंसर्स का प्रॉपर इवेल्युएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे IAS नेटवर्क विद अ टीम ऑफ टॉपर्स और जिन्होंने लेटेस्ट UPSC के इंटरव्यू दिए हैं, दे विल हेल्प यू इन योर इवेल्युएशन प्रोसेस। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस और विजिट आवर वेबसाइट ऑफ IAS नेटवर्क। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुरभि गोयल है एंड मैंने इस साल यूपीएससी में 78 रैंक सिक्योर करी है। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। इससे पहले मैं इंजीनियरिंग करती थी और मैंने महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन करी है। उसके बाद आई हैव ऑल्सो गिवन कैट जिसमें मेरी परसेंटाइल 98.7 आई थी एंड उसके बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू करी। अक्सर हम सब बच्चों को लगता है कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पूरा हो जाना चाहिए, स्पेशली अगर हमारा अच्छा बैकग्राउंड होता है तो। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाता है, और मेन बात है कि हम कंसिस्टेंटली रोज़ पढ़ते रहें। तो उसी के साथ मैं बताना चाहूँगी कि मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट था जिसमें मेरा पूरा क्लियर हो गया यूपीएससी। इससे पहली 2 बार में मेरा प्रीलिम्स दोनों बार ही नहीं हुआ था। इस बार मैंने तीनों चीज़ें क्लियर कर ली हैं। तो जब मेरा प्रीलिम्स नहीं होता था, मैं सबसे पहले उसी के बारे में बताना चाहूँगी। जब प्रीलिम्स नहीं होता था तो मैं उस समय को एक दुख या निराशा की तरह लेने की जगह मैं उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझती थी कि चलो अभी प्रीलिम्स नहीं हुआ है तो अभी पूरा साल है जिसमें हम मेंस की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं जिन भी बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है, मैं उनको यही एडवाइस दूंगी कि आप उस टाइम को वेस्ट मत कीजिए और दुख में मत बताइए कि आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ है, या सिर्फ प्रीलिम्स पे मत डिवोट कीजिए। उस टाइम को आप मेंस की प्रिपरेशन में लगाइए एंड जब प्रीलिम्स आने वाला हो तो वो 2-3 मंथ्स जो होते हैं प्रीलिम्स से जस्ट पहले, उसमें आप प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए। तो सबसे पहले मैं प्रीलिम्स के बारे में ही बताऊंगी कि प्रीलिम्स में हमारे 5 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जो सबको ही पता है: हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मेडिवल, और उसके अलावा इकोनॉमिक्स। तो इन सब्जेक्ट्स को अगर आप कवर कर लेते हैं और साथ में यूपीएससी के 7-8 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड साथ में करंट अफेयर्स 1 साल के, तो उसमें आपके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन सफिशिएंट है। इसके साथ आप मॉक्स दीजिए, और बाकी अगर आपको लगता है कि प्रीलिम्स के बारे में आपको और जानना है, क्योंकि मेरे 2 बार पहले प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो उसके लिए अलग से एक वीडियो है, उसमें आप रेफ़र कर सकते हैं। इसके बाद मैं मेंस की प्रिपरेशन के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं कहूँगी कि मेंस की प्रिपरेशन जो है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स से भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि प्रीलिम्स हमारे लिए एक ज़रिया है, लेकिन मेंस ही है जो हमें एक्चुअली पहुंचा सकता है यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट तक। तो मेंस के लिए मैं कहूँगी कि आप पूरा साल मेंस की तैयारी कीजिए सबसे पहले, और अपने महीनों को बांट लीजिए। जैसे अगर अक्टूबर में आपने शुरू करा पढ़ाई को, तो आपने अक्टूबर का 1 महीना GS1 के लिए रखा, फिर GS2 के लिए नवंबर का महीना रखा। इस तरीके से मैंने अपने सेकेंड अटैम्प्ट के बाद, जब मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, मैंने इस तरीके से बांटा था टाइम को। और उसके बाद आप GS1 से मैं बताना शुरू करती हूँ। GS1 में मेरा स्कोर 108 है इस साल। तो GS1 मुझे लगता है बहुत स्कोरिंग है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर चीज़ें स्टैटिक हैं। तो सबसे पहले आप लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनको स्टैंडर्ड बुक्स जो सबको पता है उनसे कवर कीजिए। बट वैल्यू एडिशन जो है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छी रैंक दिलाने में आपको। तो आप वैल्यू एडिशन के लिए हिस्ट्री में मैप्स बनाइए, मैंने ऑलमोस्ट हर आंसर में बनाए थे। उसके अलावा सपोज अगर सुभाष चंद्र जी बोस जी का सवाल है, तो आप उसमें एंड में लिखिए कि महात्मा गांधी जी ने उनको प्रिंस अमंग पैट्रियट्स कहा था। या फिर अगर गांधी जी पे सवाल है तो आप उनकी बर्थ एनिवर्सरी बता सकते हैं। अभी लेटेस्ट उनकी बर्थ एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट करी थी। और इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ों में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप पूरे वर्ल्ड का मैप प्रैक्टिस करिए अच्छे से। उसमें कहाँ कहाँ पे माइंस मिलते हैं, कौन से कोल माइंस हैं, इस बार पेट्रोलियम फील्ड्स के बारे में आया था, तो उनकी लोकेशन थोड़ी सी हमें पता होनी चाहिए। और इंडिया का मैप तो बहुत अच्छे से आपको एकदम आपका 30 सेकंड में बन जाना चाहिए। आप आंसर राइटिंग के समय उसे प्रैक्टिस करिए। और उसके अलावा सपोज वर्ल्ड हिस्ट्री है तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने मैप्स बना लिए। वर्ल्ड हिस्ट्री में मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप बहुत ज़्यादा टाइम मत इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन आप 5 to 6 डेज ज़रूर इन्वेस्ट करिए। उसमें भी 1 क्वेश्चन आता है, 5 to 6 डेज से ज़्यादा बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन के लिए हम थोड़ी मेहनत कर सकते हैं। तो उसके लिए लिमिटेड रिसोर्स रखिए। मैंने मृणाल सर की वेबसाइट से थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री कवर किया था, उन्होंने मेन टॉपिक्स कवर कर रखे थे। और उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने एक अपना रेफरेंस पॉइंट बनाया था। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आप मैप्स ज़रूर बनाइए अच्छे से। और कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जैसे कि आयरन कर्टेन हो गया, इन वर्ड्स को ज़रूर हाईलाइट कीजिए।
उसके अलावा अगर आर्ट एंड कल्चर की बात करें हम, तो आर्ट एंड कल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ड्राइंग्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे केव्स हो गए, टेम्पल्स हो गए हमारे, जो हमारा नगाड़ा आर्किटेक्चर होता है, और उसके अलावा थोड़ी सी पेंटिंग्स के बारे में समझ लिया, जैसे भीमबेटका पेंटिंग्स हैं। बहुत सुंदर नहीं बनाना है आपको, जस्ट कि हाँ लगे एग्जामिनर को कि आपने एक्स्ट्रा एफर्ट करा है। और सिमिलरली अगर कुछ पोएट्स होते हैं हमारे, भक्ति मूवमेंट के होते हैं, तो एक क्लाउड बनाया और भक्ति मूवमेंट्स के कबीर दास हो गए, गुरु नानक हो गए, उनको क्लाउड में उनके सभी के नाम लिख दिए। तो इससे आपके आंसर को एक बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। और थोड़ा किताबों का नाम लर्न कर लिया कि जैसे अच्छा गुरु नानक है तो उससे सिखिज़म से रिलेटेड आपने वो लिख दिया, आदि ग्रंथ लिख दिया। इस तरीके से आप किताबों के नाम मेंशन करिए। कालिदास हैं तो उनका लिख दिया कि अभिज्ञान शकुंतलम है। तो इस तरीके से थोड़े से नाम्स लर्न कर लीजिए। और उसके अलावा सोसाइटी होता है हमारा पेपर 1 में, तो सोसाइटी के लिए आप ये करिए कि आप मेन टॉपिक्स कवर कर लीजिए, जैसे कि रीजनलिज्म हो गया और अपना कम्युनलिज्म हो गया। इन सब टॉपिक्स के साथ, जैसे रीजनलिज्म था तो मैं उसमें मैप बना देती थी कि कहाँ कहाँ नए नए स्टेट्स बनकर आए हैं, जैसे झारखंड हो गया। और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ लिखिए। रीजनलिज्म हेल्दी भी है हमारे लिए, अनहेल्दी कैसे है, दोनों एंगल आप कवर करेंगे अगर सोसाइटी के आंसर्स में। और सोसाइटी के आंसर्स में एंड में मैं यूज़ करती थी DPSPs, जो हमारे हैं कि हमारे को देश में क्या करना है, हमें इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का एंगल, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कि हमें सोशल हार्मनी मेंटेन करनी है आपस में। तो आप मेंशन करिए आर्टिकल 51A उसके लिए। और उसके अलावा कोटेशन से आप एंड कर सकते हैं, आपको काफ़ी सारी कोटेशन मिल जाएंगी। मैंने अपना टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है, उसमें मैं शेयर करूँगी अपनी कोटेशंस, तो उसमें आप रेफ़र कर सकते हैं। इसके बाद GS2 को मैं कवर करना चाहती हूँ। GS2 के लिए हमारे पास 4 ही सब्जेक्ट्स हैं। पॉलिटी हो गया, अपना गवर्नेंस हो गया, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों को GS2 से थोड़ा डर लगता है, और मैं सजेस्ट करूँगी कि बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी लगता था, एंड मेरे इस बार GS2 में काफ़ी अच्छा स्कोर आया है। आई स्कोर 125 इन GS2। सो उसके लिए आपको सजेशंस दूंगी कि सबसे पहले पॉलिटी जो है वो ही हमारा मेन सोर्स है GS2 का, क्योंकि आपका उससे प्रीलिम्स भी हो जाएगा और उससे आपका ये GS2 भी कवर होगा। कम से कम 10 क्वेश्चन आते हैं हमेशा पॉलिटी के। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप लक्ष्मीकांत को रटने के बाद जो सब करते हैं, उसके बाद आप सारे आर्टिकल्स की एक लिस्ट बनाइए और उनको अच्छे से लर्न कर लीजिए, जो आपके आंसर के इंट्रोडक्शन में हमेशा होने चाहिए। कि अगर CAG के बारे में है तो आपने आर्टिकल 148 लिखना ही लिखना है। इस तरीके से आपका होना चाहिए कि अगर आप शेड्यूल्ड एरियाज़ की बात कर रहे हैं तो आपने शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 मेंशन जरूर करना है। तो ये आपके मन में एक अंदर से आना चाहिए कि मैंने आंसर राइटिंग जब करी तो मैं ज़रूर एक ना एक आर्टिकल या एक ना एक शेड्यूल ज़रूर मेंशन करूँगा। मैं इवन पार्ट्स भी लर्न करती थी, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। सपोज फंडामेंटल राइट्स की हम बात कर रहे हैं तो वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो आप शुरुआत में आंसर के मेंशन करिए, आपको पक्का 1 नंबर ज़्यादा मिलेगा इससे। और उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी प्रीलिम्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटी में जजमेंट्स की और कमिटीज़ की। जजमेंट्स बहुत सारी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ओपिनियन में। इस बार पॉलिटी में फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा वो जजमेंट्स के थ्रू ही हो सकता था, जिसमें हमें पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है। तो इसके लिए जजमेंट्स को भी मैं आपसे शेयर करूँगी और ज़रूर आप जजमेंट्स को लर्न करिए, कमिटीज़ को लर्न करिए। उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस की हम बात करें तो इसके लिए मैं विजन को ही मेन सोच सकती थी। एक विजन 365 आती है मेंस की, उसमें उन्होंने सारे कंट्रीज़ के संग लगभग हमारे क्या रिलेशन है वो दे रखे हैं। थोड़ा सा उनका ज़्यादा इन डेप्थ है, आप थोड़ा सा उसको कम कर सकते हैं। बट मेन कंट्रीज़ हो गई अपनी US हो गया, चाइना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, नेबरिंग नेशंस हो गए, उनके साथ आप ज़रूर अपने वो लर्न रखिए कि क्या हमारे ट्रेड का अमाउंट है, क्या इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट है, और कोई हमने नया साइन करा है डील, जैसे कि US के संग हमने 4 डिफेंस एग्रीमेंट साइन करे तो उन चारों को मेंशन कर दिया। और उसके अलावा आप IR में ज़रूर मैप बनाइए। इस बार इस बार आया था कि ऑस्ट्रेलिया, US और जापान के बीच में है, तो उन तीनों को एक मैप से लिंक करके दिखा दिया। और उसके अलावा गवर्नेंस और सोशल जस्टिस, ये बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं। इनके लिए आप ARC रिपोर्ट ज़रूर पढ़िएगा। ARC की भी मैंने नोट्स बनाए थे 10 पेज के तो नहीं, 40 पेज के आसपास के। तो 40 पेज के आप नोट्स उन बना के, ऐसे शॉर्ट नोट्स बना के ARC से उनको डालिए और आप लिखिए कि हाँ हमने ARC से ये सजेशंस हम दे रहे हैं, या ARC में ये गवर्नेंस की डेफिनेशन है। तो ARC एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, मैंने उनको ARC से ही कवर करा था। और उसके अलावा नीति आयोग की हमारी रिपोर्ट आती है, उसके आप सजेशन लीजिए। 3 ईयर एक्शन रिपोर्ट आती है हमारी और 10 ईयर एक्शन एजेंडा आता है, उनसे आप लोग लीजिए और वहाँ पे आप लोग एंड में सजेशंस डालिए। तो GS2 के लिए यही रहेगा कि हाँ अपना आर्टिकल्स, कमिटीज, जजमेंट्स और कुछ थोड़े बहुत फैक्ट्स एंड फिगर्स। इसके बाद GS3 कवर करते हैं। तो GS3 तो है, मुझे भी थोड़ा टफ लगता था और इस बार आई हैव सिक्योर्ड 99 मार्क्स इन GS3।
विच इज़ आई थिंक ऑल राइट, बिकॉज GS3 में बच्चों के 100 तक जाते नहीं हैं, तो आप भी स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले कॉन्फिडेंस दिलाना चाहती हूँ। एंड GS3 में आप लोग जैसे GS2 में हाँ करंट अफेयर्स पे ज़रूर फोकस कीजिएगा, वैसे ही GS3 में भी करंट अफेयर्स पे फोकस कीजिएगा। करंट अफेयर्स के लिए मैं विजन पे ही ज़्यादा रिलाई करती थी, मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ती थी, इधर उधर नहीं जाती थी। करंट अफेयर्स की कोई लिमिट नहीं है, उसके बारे में मैं एक्स्ट्रा बताऊँगी आपको अलग से। बट GS3 के लिए आप सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स आता है। इकोनॉमिक्स में मैंने मेनली मृणाल सर से अनअकैडमी की वीडियो सुनी थी, और उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के GS3 के लिए। तो जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं GS3 के, उनको आप देखिए, जैसे उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन और LPG रिफॉर्म्स हैं जो, उनके बारे में ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, तो इनको आप एक बार प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको ऑलमोस्ट एक या दो क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे ऑलरेडी। तो थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में। उसके अलावा अगर हम बात करें साइंस एंड टेक की, तो ये मैंने मेनली विजन से करा था। मैंने बेसिक और जो नए हमारे डेवलपमेंट्स अचीवमेंट्स हुए हैं वो प्रिपेयर कर लिया। इस बार नोबेल प्राइज़ से पूछा था तो वो प्रिपेयर कर लिया। और इस तरीके से आप करिए। साइंस एंड टेक में एक लिमिट में ही हम कर सकते हैं, हमेशा थोड़ा नया क्वेश्चन आता है, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि नए क्वेश्चन को देखकर डरिए मत, उसको भी अटैम्प्ट करिए। आपको थोड़ी बहुत अवेयरनेस हो चुकी होगी इतना पढ़ के। और अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट में बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है। उसमें कुछ इन्वायरमेंट के या तो एक्ट्स पूछे जाते हैं, या पोल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स की हो गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और ये सब। तो इसके लिए आप कुछ यूनिक इनोवेटिव सोल्यूशंस प्रिपेयर कीजिए। इसके भी मैंने नोट्स प्रिपेयर करे थे, मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें अपने डिज़ास्टर मैनेजमेंट की एंड डिफेंस की, तो ये मैंने प्रिपेयर किया था मेनली गवर्नमेंट की वेबसाइट से। गवर्नमेंट में पूरी प्रॉपर वेबसाइट पे गाइडलाइंस हैं, उनसे आप लर्न करिए। एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट में उसके अलावा आप मैप ज़रूर बनाइएगा कि कहाँ कहाँ पे इंडिया में फ्लड्स आते हैं, कहाँ पे ड्रॉट्स आते हैं, तो उससे आपके आंसर में एक यूनिक चीज़ लगेगी। उसके अलावा आप फैक्ट्स भी ज़रूर डालिएगा डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। फॉर एग्जांपल अपना जैसे लैंडस्लाइड्स है तो वो 7% ऑफ कंट्री में आता है, तो इससे शो होता है आपको एक अवेयरनेस है। और उसके लास्ट में आप ज़रूर लिखिएगा कि ओके हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए CDRI बनाया है जैसे इंडिया ने, तो ये एक यूनिक इनिशिएटिव है। उससे रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आते हैं, वो डालिएगा। तो इस तरीके से आपके आंसर में कुछ एक यूनिकनेस आती है। ARC ने भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कुछ सजेशंस दिए हैं। उन्होंने ये भी सजेशन दिया था कि अगर कोई बायोलॉजिकल इमरजेंसी आती है, जैसे कोविड आया, तो उसके लिए भी कुछ स्टेप होने चाहिए। तो ये सब आप चीज़ें डालेंगे ARC से कवर करके, तो आपका आंसर बहुत यूनिक लगेगा। एंड लास्ट में हमारा GS3 में आता है डिफेंस तो एंड इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैंने बहुत ही लिमिटेड प्रिपरेशन करी थी। उसके लिए मैंने अगेन मेनली विजन के नोट्स पढ़े थे, और विजन के नोट्स में उन्होंने क्लियरली और कंसाइजली टॉपिक्स को कवर किया गया है। मैं मेनली आपको कहूँगी कि इसमें बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो आप उसको मेरे ख्याल से 4-5 दिन दीजिए और अच्छे से आप उसको प्रिपेयर कर लीजिए। ये नहीं कि हम डेली अखबार में कुछ आया तो उसमें से ऐड कर रहे हैं, उसमें से ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें से उसको बेस मत बनाइए। एक अपना विजन का या कोई भी आपको किताब पसंद है, मैंने मेनली विजन को रेफ़र करा था, और वहाँ से आपने नोट्स को प्रिपेयर कर लिया। आपके 50 पेज के अराउंड नोट्स बन जाएंगे, जिसमें आप नेबरिंग कंट्रीज़ के संग क्या चैलेंजेस हैं वो प्रिपेयर कर लिया। फिर साइबर सिक्योरिटी के लिए उसके रिलेटेड फैक्ट्स देख लिए कि इंडिया जो है वो 2nd नंबर पर मोस्ट वल्नरेबल है साइबर क्राइम्स के लिए। और इस तरीके से आपके फैक्ट्स के साथ और करंट अफेयर्स के संग ऐड करते हुए GS3 प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद आता है GS4। GS4 मेरे को लगता था कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और उसमें मैंने 108 मार्क्स सिक्योर करे हैं। तो मैंने GS4 के लिए मेहनत करी थी, एंड मैं सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप उसको लास्ट 1 हफ्ते के लिए मत रखिए, बल्कि आप उसको थोड़ा अपने कोर्स में जल्दी कवर कर लीजिए, ताकि आप जब भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसको थोड़ा थोड़ा रोज़ प्रैक्टिस कर पाएँ, या एटलीस्ट 1 हफ्ते में 2-3 बारी। इससे आपकी एथिक्स के आंसर क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी ग्रेजुअली। तो GS4 के लिए सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि आप उसको 2 हफ्ते दीजिए और अच्छे से आप उसको प्रिपेयर कीजिए। मेन जो कॉमन बुक्स आती हैं हमारी, उनके थ्रू ही मैंने उसकी थ्योरी प्रिपेयर करी थी। और उसके अलावा GS4 में कोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने कोटेशंस बहुत सारे लर्न करे थे, और आपको पता है 13 GS4 में थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको मैंने उनमें से 8 से 9 आंसर्स में एंड करा था कोटेशन से। और कोटेशन से आपके आंसर में एक यूनिकनेस आती है। सेकेंडली आप एग्जाम्पल्स डालिए। मैं बहुत एग्जाम्पल्स डालती थी, चाहे वो पुराने IAS IPS हों, IFS हों, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ से कोई एग्जाम्पल हो, तो ये बहुत अच्छा रहता है। और उसके अलावा वेन डायग्राम बनाइए। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें, ये भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी ओवर टाइम। एंड आप ये खुद से भी बना सकते हैं। आप खुद से करिए कि जैसे रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, उनका आपने एक वेन डायग्राम बनाया और उसके बीच में आपने एक लिख दिया कि हाँ कॉमन है कि हाँ हमारे एथिक्स आ गया रूल्स और लॉज के बीच में।
तो इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं खुद से ही। एंड केस स्टडीज़ की अगर बात आती है तो केस स्टडीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं कुछ यूनिक चीज़ें जो मैं करती थी, जैसे कि DPSPs का मेंशन करिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मेंशन करिए। सपोज़ कोई लड़ाई का केस स्टडी है तो आप कहिए कि फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी कि हमें पीस एंड हार्मनी मेंटेन करनी है विद आर्टिकल 51A। या कोई करप्शन का केस है तो आप लिखिए कि हाँ प्रिवेंशन और करप्शन एक्ट बनाया गवर्नमेंट, और सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स को आप मेंशन कीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लास्ट में कोटेशंस के साथ एंड करिए। शुरुआत में आप स्टेक होल्डर्स बनाइए। क्लाउड में हमेशा क्लाउड बनाती थी और उसके आसपास स्टेक होल्डर्स लिख देती थी कि कौन कौन से हैं। उसके अलावा GS4 की बहुत ही अच्छी किताब है केस स्टडीज़ की, R राजागोपालन सर की, उसको ही मैंने करा था प्रिपेयर वहीं से केस स्टडीज़ के लिए। तो आप उस किताब में एक्चुअली सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं जो सॉल्व हैं, और उन्होंने सर ने अलग से भी काफ़ी सारी केस स्टडीज़ दे रखी हैं, तो ये आप कीजिए। एंड GS4 को प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए, GS4 बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है। तो GS4 और एसए के बारे में मैं बताऊंगी, इन दोनों की मदद से आपके स्कोर में बहुत इंप्रूवमेंट आ सकती है। एसए के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ उसको इग्नोर मत कीजिए सबसे पहले तो अक्सर हमें लगता है कि हमारे राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं तो हम एसए बाद में कर लेंगे, या टाइम नहीं है बहुत सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो बाद में कर लेंगे। प्लीज़ ये मत कीजिए। मुझे भी लगता था शुरुआत में, और मैंने अपने थर्ड अटेम्प्ट में यही चेंज लाया जब मेरे पास टाइम था कि प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो मैंने हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते में मैं ज़रूर एक एस्से लिखती थी। और मैंने IAS नेटवर्क को ज्वाइन करा था, तो मैं वहाँ पे उनको डेली बेसिस पे अपने एस्से, वीकली बेसिस पे अपने एस्से लिखकर भेज दिया करती थी, तो वो चेक करके बताते हैं। तो आपकी वीकली बेसिस पे जो इम्प्रूवमेंट होगी वो लास्ट के 1 मंथ में नहीं हो सकती है। एस्से में आप कोटेशंस डालिए, और अगर टॉपिकल एस्से है जैसे कि विमेन के बारे में, हेल्थ एजुकेशन है, तो उस पर आप फैक्ट्स भी लिख सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फिलोसफिकल प्रैक्टिस करिए। मैं सबसे ज़्यादा फिलोसफिकली प्रैक्टिस करती थी, मुझे थोड़ा पसंद भी था लिखना। एंड फिलोसफिकल एसेज में आपका क्या होगा कि UPSC आजकल फिलोसफिकल ही पूछता है, तो आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। फिलोसफिकल एसेज में बच्चों को थोड़ी डिफिकल्टी होती है, इसलिए मैं थोड़े एडवाइस देना चाहती हूँ उससे रिलेटेड। फिलोसफिकल एसेज में आप ये करिए कि सपोज आपके बारे में एक क्वेश्चन है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसमें आप अलग अलग एस्पेक्ट्स कवर करिए कि हाँ अगर पॉलिटी में हम जाएँ तो हम एग्जांपल दे सकते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, तो वो इतनी पावरफुल पोजीशन पे आके उन्होंने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से चीज़ें करी हमारे देश के लिए, बच्चों को इंस्पायर करा। सिमिलरली आप साइंस में जाइए तो आप साइंस में कहेंगे कि आज हमारे पास DNA और जेनेटिक इंजीनियरिंग की फैसिलिटी है, तो हमारे पास इतनी बड़ी पावर है, तो हम क्या उससे ढंग से हैंडल कर पाएंगे, हम क्लोनिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उस एंगल से बताइए। तो आप ऐसे करके जो हमारे अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट हो गया, अपना हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हो गया कि ब्रिटिशर्स के पास एक ग्रेट पावर थी जब वो हमारी कंट्री में थे, तो उन्होंने लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करा। और उसके अलावा ऐसे क्वेश्चंस में आप हमेशा एक स्टोरी से, एनेक्डोट से शुरू कर सकते हैं। और अक्सर मैं पोएम लिखती थी शुरुआत में, ऑन द स्पॉट लिखती थी मैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऑन द स्पॉट मैं पोएम से शुरू करती थी, एंड में आप कोटेशन से एंड कर सकते हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत ही फेमस पोएम है, महात्मा गांधी के कुछ शब्द हो गए। अब बीच बीच में आप लोग कोटेशंस और अगर टॉपिकल है तो फैक्ट्स डाल सकते हैं। इसके बाद मैं आपको, क्योंकि मैंने मेंस के बारे में बताया है, मैं आपको आंसर राइटिंग के बारे में बताना चाहती हूँ। आंसर राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी प्रिपरेशन का, और इस पर मैंने सबसे ज़्यादा अपने थर्ड अटैम्प्ट में फोकस किया था जब मेरा सेकंड बार प्रीलिम्स नहीं हुआ था। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये कहूँगी कि प्लीज़ डे 1 से मत करिए आप आंसर राइटिंग, आप अपने सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। सपोज़ आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आप पॉलिटी को अच्छे से पढ़िए, लक्ष्मीकांत को, उसको लर्न करिए, गिव इट टाइम। एंड उसके बाद आप अपने जजमेंट्स लर्न करिए, कमिटीज़ लर्न करिए, आर्टिकल्स लर्न करिए। अब आपका पॉलिटी प्रिपेयर हो गया, अब आप पेपर लिखिए। प्रीलिम्स के केस में आप ये सब मत करिए, लेकिन प्रीलिम्स में पढ़ के मॉक दीजिए। और सिमिलरली आप जो मेंस है उसमें भी पढ़ के फिर पेपर लिखिए। डे 1 से आंसर राइटिंग करने से क्या होगा कि आप डीमोटिवेट होंगे, आपके अच्छे आंसर नहीं लिखे जाएंगे, फिर आपको लगेगा कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। अगर आप प्रिपेयर करके लिखेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैं डेली आंसर राइटिंग इस बेसिस पे करती थी, जो मेरा सब्जेक्ट पूरा हो जाता था तो उसके बाद मैं आंसर राइटिंग शुरू करती थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं उठाती थी, मैं कहीं अलग इधर उधर नहीं जाती थी। और फिर मैंने IAS नेटवर्क को ज्वाइन करा था, तो वो डेली चेक करके देते हैं और वो बहुत ही हेल्पफुल था मेरी प्रिपरेशन में। तो वहाँ मैंने अपने डेली आंसर चेक कराए और बहुत ही अच्छे से वो लोग धीरे धीरे हमारे में इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। तो इस तरीके से आप आंसर राइटिंग करिए। एथिक्स आपका हो जाता है तो उसको मत छोड़िए। आपने किसी दिन केस स्टडी कर ली, किसी दिन आपने एथिक्स का जनरल क्वेश्चन कर लिया, हर दिन ज़रूरी नहीं है। संडे को आप ऐसे कर रहे हो तो उस दिन रहने दीजिए बाकी चीज़ें, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हम हफ्ते में 1-2 दिन ही आंसर राइटिंग कर रहे हैं। आपका सब्जेक्ट प्रिपेयर हो गया, सपोज आपने GS1 प्रिपेयर कर लिया, तो उसके बाद आप उसका मॉक दे दीजिए। ये मैंने विजन से ज्वाइन किया था। और उसके बाद आती है बात करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने डेली न्यूज़पेपर पढ़ती थी। न्यूज़पेपर्स का कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, न्यूज़पेपर बिल्कुल पढ़िए। ये कुछ लोग कहते हैं कि
न्यूज़पेपर पढ़ने ज़रूरी नहीं होते, सॉरी मैं नहीं मानती हूँ। न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उसको अपनी प्रिपरेशन का पार्ट बना लीजिए। यूपीएससी अक्सर एकदम डायरेक्ट न्यूज़पेपर से ही क्वेश्चन उठा के डाल देता है, तो सपोज़ आपने नहीं भी पढ़ा होगा लेकिन आपने न्यूज़पेपर पढ़ रखा है तो आप कुछ ना कुछ अच्छा आंसर लिख पाएंगे। तो ये चीज़ होती है न्यूज़पेपर्स की, आप डेली पढ़िए न्यूज़पेपर्स को, बिल्कुल मत छोड़िए। हाँ, कोई 1-2 दिन आपको लगता है 1 महीने में या 2 महीने में आपको नहीं मन है तो आप उस दिन रहने दे सकते हैं, छुट्टियाँ होती है तब रहने दे सकते हैं, लेकिन बाकी आप पूरे टाइम पढ़िए अखबार ज़रूर। और उसको मैं नोट्स नहीं बनाती थी, नोट्स मेरे लिए बहुत टीडियस मुझे लगता था, एक्स्ट्रा एफर्ट लगता था। उससे अच्छे मुझे विजन की करंट अफेयर्स लगती थी, वो मैं पूरे साल फॉलो करती थी। 365 में नहीं लेती थी उसकी, मेंस की मैंने 365 देखी थी, पीटी मैंने नहीं देखी थी 365। तो पूरे साल जो आपने 12 महीने अगर कवर कर ली है विजन, तो वो मोर देन सफिशिएंट है। उसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी मैं आते हैं, बट हाँ 3-4 क्वेश्चंस आते हैं। इस बार भी एक क्वेश्चन था तो वो आया था तो मुझे बहुत हेल्पफुल फील हुआ। तो हाँ, हमें बहुत ज़्यादा हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन करंट अफेयर्स किताबों से, लेकिन हाँ 4-5 क्वेश्चन हमारे पक्का कवर हो जाएंगे ऐसी चीज़ों से। तो आप कोई भी एक किताब पकड़ लीजिए, मैंने विजन की पकड़ी थी, और भी बहुत आती हैं, इनसाइट, शंकर, आपको जो भी पसंद है इंस्टीट्यूट उसकी आप पकड़िए और अपने करंट अफेयर को इस तरीके से, एक मैगजीन और एक न्यूज़पेपर, मैं द हिंदू पढ़ती थी, उसके संग आप डेली पढ़िए। और उसके बाद मैं आपको कोचिंग के बारे में बताना चाहती हूँ। तो अक्सर बच्चों के मन में होता है कि कोचिंग करें ना करें, और कॉस्टली भी बहुत है। तो इसके बारे में बताना चाहूँगी कि मैंने कोचिंग ज्वाइन ज़रूर करी थी, बट मैं अटेंड नहीं कर पाई उसको क्योंकि मुझे वो इतनी हेल्पफुल नहीं लगी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप कोचिंग वगैरह में मत टेंशन में आइए और मत पढ़िए उस चीज़ में, बल्कि आप सेल्फ स्टडी करिए। मैंने भी 3 साल सेल्फ स्टडी ही करी है। आप लेकिन टेस्ट सीरीज लगाइए हर चीज़ की, चाहे ऑप्शनल हो, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, एसए हो, और डेली आंसर राइटिंग आप लगा सकते हैं तो वो लगाइए। और उसके बाद आप ये करिए कि कोचिंग पे आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए, आपकी जो है खुद से पढ़ाई जो करोगे वो ही मेन चीज़ है। तो इससे मैं आपको बताना चाहूँगी स्ट्रैटेजी के बारे में। तो स्ट्रैटेजी में आपकी 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट चीज़ है आपका हार्डवर्क। तो हार्डवर्क आपको ज़रूर करना है, उससे आपको कतराना नहीं है, लेकिन एक्सेसिव हार्डवर्क नहीं करना है कि आज मैं देखो 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं रोज़ 12 घंटे पढ़ूंगा, तो वो आप नहीं कर पाएंगे रोज़ 12 घंटे। आप नॉर्मल टारगेट्स बनाइए कि 7 से 8 या 9 घंटे, मैं इतने ही रखती थी, तो उतने आप रोज़ पढ़ सकते हैं, वो आप पढ़िए। लेकिन जब पेपर पास आ रहा है, प्रीलिम्स आ रहा है, मेंस आ रहा है, तो हाँ आपके नेचुरली बढ़ जाएंगे, 10 घंटे, 12, 13, 14 घंटे हो जाएंगे, तो वो उस टाइम तो आपको देने पड़ेंगे। लेकिन अभी आप रोज़ क्या करिए कि आप नॉर्मल पढ़िए, ये नहीं कि हम सिर्फ 5 घंटे ही पढ़ रहे हैं और हम थक गए, अभी मेरा मन नहीं है, या किताब के आगे बैठे हुए हैं और पढ़ नहीं रहे हैं, ये बिल्कुल मत कीजिए। मैं एक टाइमर लगा के रखती थी और उस टाइमर के साथ मैं बहुत स्ट्रिक्ट थी। मैं अगर वाटर ब्रेक के लिए भी जा रही हूँ तो मैं उस टाइमर को ऑन नहीं रखती थी, कोई बात कर रहा है बीच में तो टाइमर ऑफ। तो इससे क्या होगा, आपको एक एंड में मोटिवेशन मिलेगी कि जब आपका डे ओवर हो गया है तो आपने देखा कि हाँ देखो आज मैंने 8 घंटे पढ़ाई करी है, तो वो आपकी जेन्युइन पढ़ाई है। फिर आप बताओ, मैं अपनी मम्मी को बताती थी कि मम्मी देखो आज मैंने 8 घंटे पढ़ा है, मैंने आज 10 घंटे पढ़ा है, तो वो एक आपकी पर्सनल अचीवमेंट है। और इस चीज़ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने साथ ऑनेस्ट रहिए। हम किसी और को कह भी दें कि हमने इतना पढ़ा है, लेकिन क्या आपने पढ़ा है वो सिर्फ आपको पता है। अपने साथ आप ऑनेस्टी मेंटेन करोगे तो आपको एंड में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये मैं आपको एश्योर कर सकती हूँ। और सेकंड चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी वो है कॉन्फिडेंस। प्लीज़ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। मेरा पहले नहीं हुआ तो मैं यही कहूँगी कि मेरा कॉन्फिडेंस के कारण नहीं हुआ। प्लीज़ अपने ऊपर पूरा विश्वास रखिए। आप अगर रोज़ पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा, ये इतना सफिशिएंट है। आप इतनी मेहनत करिए कि आपको लगे कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने पढ़ाई करी है, और बस फिर उतना सफिशिएंट है। और तीसरी चीज़ होती है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी होती है कि आपने अपना टाइम बांट लिया अच्छे से कि ओके मैं इस महीने GS1 पढ़ूंगा, GS1 में मैं 1 हफ्ता हिस्ट्री पढ़ूंगा, हिस्ट्री पूरा हो गया तो मैं उसको मॉक दूंगा, फिर उसके बाद मैं अगले महीने GS2 पढ़ूंगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जब तक आप तक प्रीलिम्स का टाइम नहीं आ जाता है। और 2 महीने आप प्रीलिम्स के 3-4 रिविजन उसमें आप कर सकते हैं। नोट्स भी आप बना सकते हैं जिन सब्जेक्ट से आपको लगता है हेल्पफुल है। मैं हर सब्जेक्ट के बनाती थी नोट्स, थोड़ा सा इनिशियली टीडियस ज़रूर लगता है, बट नोट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये मैंने अक्षत जैन सर जो थे, जिनकी 2018 या 19 में आई थिंक सेकंड रैंक आई थी, उनसे मैंने समझा था। तो उन्होंने कहा अपनी वीडियो में कि टाइम जो है वो कम लगना चाहिए जब मैं रिवाइज करूँ। तो जब मैं स्पेक्ट्रम को दोबारा रिवाइज करती थी तो मुझे उतना ही टाइम लगता था, तो मुझे लगता था ये कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैंने लक्ष्मीकांत को जैसे 100 पेज या 150 पेज के नोट्स में कंसाइज कर दिया था। तो ये मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल था। जब प्रीलिम्स आता था मैं उसको क्विकली रिवाइज कर लेती थी। और एकदम लास्ट मिनट के लिए मैंने कुछ 20 पेजेस के नोट्स और बनाए थे पॉलिटी के। ये सब मैं आपसे शेयर करूंगी ताकि आप लोग को आइडिया लगे कि आप कैसे नोट्स बना सकते हैं। पर नोट्स बहुत हेल्पफुल है। एक बार आपको ज़रूर लगेगा कि यार नोट्स बनाने पड़ रहे हैं, बट एक बार आप बना लेंगे तो उसके बाद जो आपका रिविजन का टाइम है वो हाफ तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो बहुत क्विक रिविजन होती है जब आप खुद के नोट्स बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स,
यूपीएससी मेंस में हाई स्कोर करना इज अ गारंटी दैट यू विल फाइंड योर नेम इन द फाइनल लिस्ट एंड ऑल्सो यू विल गेट योर प्रिफर्ड सर्विस एंड फॉर दैट आपके मेंस के आंसर्स का प्रॉपर इवेल्युएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आईएएस नेटवर्क विद अ टीम ऑफ टॉपर्स और जिन्होंने लेटेस्ट यूपीएससी के इंटरव्यू दिए हैं, दे विल हेल्प यू इन योर इवेल्युएशन प्रोसेस। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस और विजिट आवर वेबसाइट ऑफ आईएएस नेटवर्क। थैंक यू। इसके बाद मैं आपको ऑप्शनल के बारे में बताना चाहती हूँ। तो मैंने ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी चूज़ करा था एंड एंथ्रोपोलॉजी मैंने किस बेसिस पे चूज़ करा था मैं इस वीडियो में आपको ये शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैंने 22 ऑप्शनल ऐसे कुछ होते हैं, तो मैंने उनकी लिस्ट देखी और उसमें से मैंने निकाले कि कौन से ऑप्शनल ऐसे हैं जो मैं पूरे साल पढ़ने में इंटरेस्टेड रहूँगी, क्योंकि अक्सर हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है। तो हमारे को प्रिपेयर रहना चाहिए कि हाँ ये ऐसा सब्जेक्ट हो जो हम 3-4 साल पढ़ पाएंगे। मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, मैंने फिर भी एक ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट लिया, तो इसमें कोई कतराने की बात नहीं है, जो आपको इंटरेस्ट है वो पढ़िए। और इसके लिए मैंने फिर एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस देखा था और उसके मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे। तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग और डाइवर्स लगा एंथ्रोपोलॉजी का सब्जेक्ट, जो मैं चाहती थी कि मैं पढूं। इस बेसिस पे मैंने उसको चूज़ करा था। आप यही क्राइटेरिया रखिए, सबसे अच्छा है चूज़ करने का। अब ये मत देखिए कुछ बच्चे होते हैं वो डिस्कस करते हैं कि यूपीएससी ऐसी मार्किंग करता है इस सब्जेक्ट में ऐसी मार्किंग होती है। ये सब हमारे हाथ में नहीं है और इसलिए हमारा क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। हमारा क्राइटेरिया होना चाहिए कि हम क्या पढ़ सकते हैं और कौन सा हमें इंटरेस्टिंग लगता है, किसका हमारे पास रिसोर्स है। ये 3 चीज़ें आप देखिए और उस बेसिस पे आप अपना ऑप्शनल लीजिए। एंथ्रोपोलॉजी की अलग से मेरी वीडियो है डीकेटी पे, वो आप देखिएगा। और लास्ट में मैं आपको इंटरव्यू के बारे में बताना चाहती हूँ। इंटरव्यू मेरा फर्स्ट डे था यूपीएससी में, तो मैं थोड़ी नर्वस थी नेचुरली कि फर्स्ट डे हो गया, बट इंटरव्यू मेरा ऑल राइट रहा। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत ही अच्छा करा, बट मॉक्स देकर आपको कॉन्फिडेंस आता है। मैं 3-4 इंस्टीट्यूट से मैंने मॉक दिया था, बहुत ज़्यादा जगह मैं नहीं दे पाई क्योंकि मेरा फर्स्ट डे था, बट केएसजी हो गया, हमारा नेक्स्ट आईएएस हो गया, मैंने मॉक्स दिए थे इंटरव्यू के। तो इससे हेल्पफुल होता है कि तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाता है, बोलने का एक तरीका आता है, जो शॉर्ट कमिंग्स होती है वो पता चलती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि एकदम एग्जैक्ट होगा, ऑब्वियसली कोई भी चीज़, कोई भी इंटरव्यू आपका सेम नहीं हो सकता है, लेकिन मॉक्स अपनी जगह पे हेल्पफुल है। वो आपको कुछ प्रॉबेबल क्वेश्चंस बता देते हैं। और कुछ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मैं अपने इंटरव्यू से शेयर करना चाहूँगी, जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए हेल्पफुल है, वो है कि मैम ने मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि समथिंग दैट आईटी विल बी यूज्ड इन आफ्टर 30-40 ईयर्स। तो मैं ऐसे क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर नहीं थी। मैंने उन्हें बताया कि मैम हम ब्लॉकचेन के थ्रू इलेक्शंस करवा सकते हैं, जो इलेक्शन कमीशन का प्रपोजल चल रहा है अभी। तो इस तरीके से आपको एक डायरेक्शन है ये प्रिपेयर करने की इंटरव्यू के लिए। एंड लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी इस साल के एस्पिरेंट्स को भी एंड जो 2023 के एस्पिरेंट्स हैं उन्हें भी, कि प्लीज़ आप हार्डवर्क कंसिस्टेंसी के साथ कीजिए एंड अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो आपका ज़रूर हो जाएगा, आज नहीं कल नहीं तो परसों हो जाएगा। और अटेम्प्ट से इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर मत कीजिए। अक्सर बच्चे अपने आप को कंपेयर करते हैं कि मेरे दोस्त बाहर घूम रहे हैं और मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप उन चीज़ों पे स्ट्रेस मत लीजिए। आप अपना पढ़िए अच्छे से और थोड़े बहुत अपने आप को ब्रेक्स दीजिए और कंसिस्टेंटली और ऑनेस्टी के साथ आप पढ़ेंगे कॉन्फिडेंस रखते हुए, तो आपका हो जाएगा। इसके अलावा मैं थोड़ा सा एंड में डीकेटी के बारे में बताना चाहती हूँ। डीकेटी मेरे को इस तरीके से हेल्प कर पाया मेरी प्रिपरेशन में, जब मैं टॉपर्स की अलग अलग वीडियो देखती थी, जैसे कि अपाला मिश्रा मैम की मैंने वीडियो देखी थी डीकेटी पे, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया था कि किस तरीके से मेंटल हेल्थ को हम प्रिजर्व कर सकते हैं अपनी। तो मेरी भी एकदम सिमिलर थिंकिंग है कि हमें अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रिजर्व करना है। तो इस तरीके से डीकेटी की वीडियोस देखकर मुझे थोड़ा इंकरेजमेंट मिलता था। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे लो फील हो रहा है या मैं सही डायरेक्शन में तो जा रहा हूँ, तो आप एक वीडियो देखकर एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ जैसे ये लोग कह रहे हैं वैसे ही मैं कर रहा हूँ, तो आपको एक अच्छा आइडिया लगेगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं।